जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बात की। अब हम डिस्कस करते हैं जी इसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट थर्ड है। इसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट के ऊपर। सेकंड चैप्टर हमारा होगा मजलिस शूरा, पार्लियामेंट के मुतल्लिक, उसकी कंपोजिशन, ड्यूरेशन और उसकी मीटिंग्स के मैकेनिज़म्स। और तीसरा इसका जो कंपोनेंट है फेडरेशन का, वो है फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में हम वन बाय वन इन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का पहला कंपोनेंट, जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हम कहते हैं। स्टार्ट हम करेंगे आर्टिकल 41 से। दी प्रेसिडेंट, इसको देखते हैं कि जी देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है जी, ऑफिशियल। और ये पाकिस्तान की यूनिटी की, पाकिस्तान की के इत्तेहाद की, इसकी फेडरेशन की अलामत समझा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट ऑफिस है। सबसेक्शन 2 है जी, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज़ ए मुस्लिम ऑफ नॉट लेस दैन 45 years of age and is qualified to be elected as member of the National Assembly। प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्वालिफ़िकेशंस आ गई। नंबर 1 के ही और शी मस्ट बी मुस्लिम। तो पहली बात क्लियर कर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ए नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, ही मस्ट बी द एज ऑफ 45 years और अबव दैन दैट। तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि 45 साल से कम उम्र का है, वो शख्स जो है वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। नंबर 3, ही मस्ट फुलफिल द क्वालिफ़िकेशंस टू बी ए मेंबर ऑफ मजलिस शूरा ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। एक पार्लियामेंट के मेंबर होने के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं वो भी जो है वो पूरी होनी चाहिए। मतलब वो शख्स जो है वो आर्टिकल 62 के तहत वो की कंडीशंस को पूरी करता हो, सादिक और अमीन हो और एक अच्छे करैक्टर का मालिक हो। Subsection 3 है, the president shall be elected in accordance with the provisions of the second schedule by the members of an electoral college consisting of the members of both houses and the members of the provincial assemblies। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो है जी आपकी जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, as well as the 4 provincial assemblies of the provinces of Pakistan, Punjab Assembly, Sindh Assembly, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली एंड बलूचिस्तान असेंबली। तो ये चारों असम्बलीज़ और इसके साथ आपकी जो है वो नेशनल असेंबली 5वां कंपोनेंट और छठा जो है आपकी सेनेट। ये जो 6 जो हाउसेस हैं ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज हैं। इन 6 हाउसेस में इलेक्शन होगा। प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जो इन 6 हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर और नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं वो वोट कास्ट करेंगे। और जो मेंबर जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट जो है वो हासिल करेगा, ही या शी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसेक्शन 4, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड not earlier than 60 days and not later than 30 days before the expiration of the term of the president in Pakistan।
जो प्रेसिडेंट जो सिटिंग प्रेसिडेंट होगा उसके ऑफिस की एक्सपायरी के 30 दिन से लेके 60 दिनों के अंदर अंदर जो है वो एक प्रेसिडेंट जो है वो जो सिटिंग था जिसकी ऑफिस की टर्म पूरी हुई या वो आप कह सकते हैं कि वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई या उसने रिज़ाइन कर दिया या उसकी इम्पीचमेंट हो गई या किसी भी वजह से उसको हटा दिया गया, तो उसके बाद 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर एक फ़्रेश इलेक्शन इसी इलेक्टोरल कॉलेज से होंगे और एक नया प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। Provided that if the election cannot be held within the periods aforementioned because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the general election to the Assembly. और अगर जो assemblies हैं वो dissolved हैं, so in this scenario we don't have National Assembly, we don't have provincial assemblies, we don't have Senate, then after the execution of general elections, after the formation of new assemblies, within 30 days after the date of elections, within 30 days, the election of the President of Pakistan shall be held. So this is the exception of subsection 4. Subsection 5, an election to fill a vacancy in the office of President shall be held not later than 30 days from the occurrence of the vacancy. और अगर vacancy खाली हो गई है ड्यू टू द डेथ, ड्यू टू द एक्सपायरी और अदरवाइज़, तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर जो है उस वैकेंसी को जो है वो फिल किया जाएगा और इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफोरसेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की। द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाई और बिफोर एनी कोर्ट or other authority. The validity of the election of president cannot be called in question, cannot be objected by any individual, by any person, by any entity, by any institution in a court of law. It cannot be challenged. Similarly, the court on its own initiative while taking suo motu action, even the Supreme Court of Pakistan cannot take any action regarding the invalidity and it cannot declare it invalid, even the Supreme Court of Pakistan. So this is I don't understand the reasons for this subsection. I meant to say if there is any clear and express violation of rules while conducting the election of president, then why shouldn't it be called in question in a court of law, in the Supreme Court of Pakistan, who is the trustee of the Constitution of Pakistan. तो ये बहरहाल एक सबसेक्शन जो है वो एक डिबेटेबल है इस हवाले से। बहरहाल आप उसकी वैलिडिटी को ना तो आप चैलेंज कर सकते हैं ना कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन उसके ऊपर ले सकती है। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 42, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक before the Chief Justice of Pakistan oath in the form set out in the 3rd schedule. तो इसमें ये क्लियर है, इसमें कुछ बात एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रेम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। President of Pakistan cannot carry any type of business, cannot take any type of remuneration for any services rendered by him in Pakistan. वो President of Pakistan के होते हुए वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सर्विसेज में वो engage नहीं हो सकता। This is against the dignity of Pakistan, against the prestige of Pakistan. So we got a very contemporary case in this regard when we have the case of Mr. Asif Ali Zardari, former President of Pakistan, where his Akama matter was discussed in court and where we find that he was in service in the Gulf countries in a private company. So yes, this article should be amended a little bit and this thing should also be inserted that a President of Pakistan cannot engage in any service inside Pakistan or outside Pakistan, as this is against the dignity of Pakistan.
तो ये बहरहाल इसमें चीज़ है। और उसके बाद द प्रेजिडेंट शैल नॉट बी ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और ए प्रोविंशियल असेंबली, and if a member of Majlis Shura or a provincial assembly is elected as president, his seat in Majlis Shura, or as the case may be, the provincial assembly shall become vacant on the day he enters upon his office. इसी तरह प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का या किसी प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, और अगर कोई अगर वो करना चाहता है तो उसको अपनी जो सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकेगा। टर्म जो है इसकी जो है वो 5 साल है आर्टिकल 44 के मुताबिक। और प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। नॉर्मली प्रेसिडेंट के ऑफिस की टर्म जो है वो दैट इज़ 5 years, subject to the constitution and subject to the procedures and circumstances related to the impeachment of the president, then he can be removed even before 5 years। और इसमें ये है कि लेकिन ये 5 साल से एक्सीड भी कर सकती है अगर जो है वो अपकमिंग जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस that is not possible, then the sitting president shall continue until unless the new president resumes his office. Next is subject to the constitution, a person holding office as president shall be eligible for re-election to that office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive terms। एक ऐसा शख्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा है और उसने अपनी टर्म जो है वो 5 साल पूरी कर ली और अब जो है वो फ्रेश इलेक्शंस हैं, और तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वो दोबारा से कैंडिडेट हो सकता है, और दोबारा से अगर वो इलेक्ट होता है तो दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फिर से बन सकता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स से ज़्यादा, 2 इसमें वर्ड कंसेक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा 3rd कंसेक्यूटिव टर्म जो है या 4th कंसेक्यूटिव टर्म वो नहीं ले सकता। हाँ, 2 दफ़ा अगर वो प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद एक इंटरवल आया और अब तीसरी जो टर्म है वो कोई और शख्स प्रेसिडेंट बना, तो चौथी दफ़ा फिर वो जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि अब वो जो ब्रिज है दैट इज़ ब्रोकन, वो जो और अब जो है वो जो लिंक जो है टूट गया, वो कंसेक्यूटिव नहीं रहा, एक तीसरा शख्स आया और दोबारा से फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा। The President may by writing under his hand address to the Speaker of the National Assembly resign his office। तो President of Pakistan he can resign while addressing to the Speaker of the National Assembly, he can tender his resignation in the form of writing। Next is Article 45, which is related to President's power to grant pardon, etc. The President shall have power to grant pardon, reprieve and respite, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority. Yes, the President of Pakistan has got the authority to pardon the criminals who have been awarded final punishment by the courts, by the High Court, by the Supreme Court of Pakistan, and who don't have any right of appeal, review or revision in any court of law. The President of Pakistan can pardon his punishment completely and exclusively. Alternatively, he can commute, he or she can commute, he can minimize, he can lessen the punishment granted by the court of law to him, or he or she can suspend the punishment of that offender, that criminal, which has been granted by any court of law, any tribunal. So this is important to note that this is not only related to court, instead it is also extending to the tribunal or any other authority which is exercising judicial powers under any specific law as prescribed. So next we will move to Article 46, which is related to the President to be kept informed.
The Prime Minister shall keep the President informed on all matters of internal and foreign policy and on all legislative proposals the federal government intends to bring before Majlis Shura. The Prime Minister of Pakistan is supposed to keep informed, keep in confidence the President of Pakistan, being the head of state, in all matters related to the foreign policy of Pakistan, related to the internal policy, interior matters, finance, and as well as the legislative intentions and the draft bills of the government, which is it intended to pass by the Parliament of Pakistan. So this is the responsibility, this is the duty of the Prime Minister of Pakistan to keep the President of Pakistan informed about all the important affairs of the government. Next है जी article 47 which we would discuss in the next lecture. So that's it for today. Thank you very much.